मोदी को नहीं है मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की परवाह। दंगाइयों को छूट देने में क्या मोदी भी ममता जितने जिम्मेदार? क्या बंगाल में पिटवाकर ही मोदी लेंगे हिंदुओं के वोट? वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर पश्चिम बंगाल से लग रहा है। मुर्शिदाबाद में तो विरोध के लिए निकले लोगों ने हिंसा भी की। दंगाइयों ने मूर्ति बनाने वाले बाप बेटे हरि गोविंद और चंदन दास को मार डाला। अमर उजाला के मुताबिक दंगाइयों ने मुर्शिदाबाद की महिला से ये भी कहा कि संदूर पहुंचकर हमारे साथ चलोगी तो तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। अब ऐसा कौन ही होगा जो ये हालत देखकर दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग नहीं करेगा। लेकिन इस घटना पर मोदी और ममता दोनों चुप रहे। दोनों में से किसी ने भी खुलकर इसकी मुगलफत नहीं की। जिस गांव तक ठीक से सड़क भी नहीं जाती, वहां की खबर भी पता करके मोदी जी अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र कर देते हैं। तो मुर्शिदाबाद हिंसा और वहां के हालात के बारे में उन्हें कैसे नहीं पता लगा? अब सवाल ये है कि क्या उन्हें इस घटना के बारे में मालूम नहीं हुआ या उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में इसे नजरअंदाज करना ठीक समझा? अब ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये बात सही है कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी के सरकार के अंडर में आता है। ममता दीदी की जिम्मेदारी थी कि वो मुर्शिदाबाद में हिंसा नहीं होने देती, हरि गोविंद और चंदन दास को नहीं मरने देती। लेकिन क्या ये बात हजम करने वाली है कि मोदी जी सचमुच नहीं कर सकते? जब पीएम मोदी दशकों से आतंकवाद से जूझ रहे कश्मीर में हालात सुधार सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों को शांत कर सकते हैं और नक्सलवाद के छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों तक समेट सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या है जिससे पीएम मोदी डर रहे हैं? अगर बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की बात ना भी माने, तो वक्फ कानून और मुर्शिदाबाद की संवेदनशीलता को देखते हुए पहले से आर्मी क्यों तैनात नहीं की गई? तमाम बीजेपी नेता ही पश्चिम बंगाल पुलिस पर दंगाइयों के साथ मिले होने का आरोप लगाते हैं, तो मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों किया? अगर वक्फ कानून पर उबाल को देखते हुए मुर्शिदाबाद में पहले से आर्मी या केंद्रीय बलों को भेज दिया जाता, तो क्या हरि गोविंद और चंदन दास की जान नहीं बचती? जिन सैकड़ों लोगों ने मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा के स्कूल में शरण ली, क्या उनके घर जलने से नहीं बच जाते? अगर कोई ये दलील देकर बचना चाहता है कि मुर्शिदाबाद में 2 ही मौतें हुई हैं और ये ज्यादा भी हो सकता है, तो बंगाल में हुई राजनीतिक हत्याओं पर जवाब देना जरूरी होना चाहिए। एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2019 तक 161 राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं। इनको रोकने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? अगर बाकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को छोड़ भी दें, तो मारे गए बीजेपी वर्कर्स के लिए मोदी जी ने क्या किया? मंच से उनका नाम लेकर ममता दीदी को उल्हाना देने के अलावा क्या कदम उठाया? उनके परिवारों के लिए क्या किया? रही बात पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के मुर्शिदाबाद जाकर पीड़ितों से मिलने की, तो उसमें कौन सी नई बात है? पश्चिम बंगाल में जब भी हिंसा हुई, चाहे वो चुनाव के दौरान की घटना हो या संदेश खाली में हुए उत्पीड़न की, हर बार बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल या केंद्र की कोई टीम बंगाल आई और केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी। लेकिन इससे हुआ क्या? किसी दोषी के खिलाफ एक्शन हुआ या किसी गुनहगार को सजा मिली? क्या पीएम मोदी सिर्फ डरा कर और बीजेपी का वोट बैंक माने जाने वाले लोगों को पिटवाकर ही ममता का किला फतेह करना चाहते हैं? क्या वो ये नहीं सोचते कि अगर कड़े कदम उठाएंगे तो जनता पर उनका विश्वास बढ़ेगा? जब कश्मीर से धारा 370 हटने से पहले हालात के मद्देनजर कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो वक्फ कानून को देखते हुए बंगाल में ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये तो हर किसी को पता था कि जिन राज्यों में गैर एनडीए सरकार है, वहाँ प्रदर्शन होने की संभावना ज्यादा है। ऊपर से मुर्शिदाबाद तो बांग्लादेश से सटा हुआ है, जहाँ शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद लगातार हिंसा हो रही है। ऐसे में मोदी सरकार खतरे को देखकर रेत में अपना मुंह छिपाए बगुले जैसा काम कैसे कर सकते हैं? पहले ऐसे में क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।